है u इक्वल्स टू -40, u इक्वल्स टू -30, फिर u इक्वल्स टू -20, फिर u इक्वल्स टू -15, फिर u इक्वल्स टू -10, फिर u इक्वल्स टू -5। सबसे पहले तो मुझे इमेज डिस्टेंस बताओ। पहले मैं कॉनकेव मिरर के लिए बात कर रहा हूँ। कौन से के लिए? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण, है ना। मैं अभी किसके लिए बात कर रहा हूँ? अवतल दर्पण के लिए। तो इमेज डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन और नेचर ऑफ इमेज की अपन बात करेंगे, है ना। इमेज डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन और नेचर ऑफ इमेज की बात करेंगे। तो सबसे पहले मुझे v के बारे में बताओ। पहले के लिए v कितना आया? मैसेज करो। पहले के लिए v है -24 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, फोकस ठीक है, तुम्हें पता है ना। अरे अलग अलग आंसर बता रहे हो यार। 21.4, 16.33, बाप रे। अरे यार, तो अलग अलग आंसर बता रहे हो यार। दो टाइप के आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है 16.6 और एक आ रहा है 21.5 के आसपास। अब इन दो आंसर में से तो कोई एक ही सही होगा ना यार। चलो देखते हैं, करते हैं सॉल्व। देखो ध्यान से। सबसे पहले तुम्हें मिरर फॉर्मूला क्या बताया गया था? 1/v इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ध्यान से समझना, हमेशा इस वाले फॉर्म को अपन यूज नहीं करेंगे। पहले क्या करेंगे? 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u लिख सकते हैं क्या? तो 1/v इक्वल्स टू क्या आएगा? uf डिवाइड बाई u माइनस f, ऐसे कर लो, है ना। तो ये फॉर्म तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, uf डिवाइड बाई u माइनस f। ये वाला फॉर्मेट हमेशा तुम याद करोगे। जब भी तुम्हें इमेज डिस्टेंस निकालनी हो तो तुम डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले पे स्विच करोगे और फिर सॉल्व करोगे। पहले कंडीशन में अपने को u कितना गिवन है? -50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो -50 सेंटीमीटर रखो तो u इक्वल्स टू क्या आएगा? -50। फोकस कितना गिवन था? रेडियस कितना है बताओ एक बार। क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने कुछ गिवन था? 30, ओके। रेडियस है 30 तो फोकस कितना होगा? 15, है ना। और तुम्हें इतना पता होता है कि अवतल दर्पण का फोकस इसी तरफ होता है। ये अवतल दर्पण है तो इसका फोकस इधर होगा, तो तुम पोल से इधर आओगे तो -15 लेना होगा, ठीक है। -15 एंड -50 प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर से आएगा 750 और नीचे से आएगा 35 माइनस के साथ, ठीक लिख रहा हूँ। फिर यहाँ से 5 से काट दे तो यहाँ पे आ जाएगा 150/7। तो 150/7 को यदि मैं अप्रोक्सीमेट देखूँ तो 7 गुना 14, 1 10, 1 फिर 3 और 7 चौक 28, मतलब 21.4 सेंटीमीटर आ रहा है आंसर। और ये जो 16.66 वाले हैं ये कैसे करें सॉल्व? ये गलत बात है, ये इस टाइप क्वेश्चन में मिस्टेक मत करो, है ना। तो चलो u है कितना बताओ? u आ रहा है 21.4। देखना ध्यान से। तो सबसे पहले मैं u यहाँ लिख देता हूँ। u है कितना? -21.4, ठीक है। चलो दूसरे के लिए बताना। दूसरे के लिए कितना है इमेज डिस्टेंस? u बराबर 40 के लिए, u बराबर 40 के लिए इमेज डिस्टेंस बताओ जल्दी से। -24, ओके। थर्ड के लिए बताओ u इक्वल्स टू -30 के लिए। u इक्वल्स टू -30 के लिए कितना होगा? -30, सही है क्या? क्योंकि तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। हाँ, u इक्वल्स टू -20 के लिए बताओ। u इक्वल्स टू -20 के लिए 60 बता रहे हो, ठीक है, ओके। u इक्वल्स टू -15 के लिए बताओ। -15 के लिए, अच्छा इसमें डाउट है, इसमें आंसर 0 बताया जा रहा है। चलो ठीक है, बाद में करेंगे। u इक्वल्स टू 10 के लिए बताओ। -10 के लिए u इक्वल्स टू -10 के लिए बताओ। 30, ओके। एंड u इक्वल्स टू -5 के लिए बताओ। u इक्वल्स टू -5 के लिए u इक्वल्स टू -5 के लिए 7.5 आ रहा है क्या? एक बार देखो, यही है क्या यार? 7.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 7.5 ही है, अच्छा चलो ठीक है। चलो अब मैं एक बार ये वाला और ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ, देखना नेक्स्ट स्लाइड में।
u बराबर 15 पे और u बराबर -5 पे। देखो ध्यान से, दो कंडीशन में सॉल्व करने वाला हूँ, एक में करने वाला हूँ u इक्वल्स टू -15 के लिए और एक करने वाला हूँ u इक्वल्स टू -5 के लिए। देखना, इमेज डिस्टेंस की बात करें तो v इक्वल्स टू यू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तुम्हें हमेशा ये वाला फॉर्म यूज करना है, ठीक है, डायरेक्ट इस वाले मेथड पे आना है, यह हमेशा ध्यान रखना। तो v मुझे सॉल्व करना है, u है कितना -15, फोकस है कितना -15, ध्यान से देखो, u है कितना -15 और ये +15, तो समथिंग अपॉन 0 आया ना, तो v तो इंफिनिटी आ रहा है, यानी कि नॉट डिफाइन आ रहा है, ध्यान से समझो, है ना। v कितना आ रहा है, इंफिनिटी, क्योंकि तुम्हें पता है 1/0 को अपन क्या कहते हैं, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी का मतलब क्या कि अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। किधर बनेगा, अनंत पर। अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा कब, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट हो। ये समझ में भी आता है, क्योंकि तुम्हें याद हो तो फोकस का अपने को डेफिनेशन क्या बताया गया था कि कोई मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो जिस बिंदु से गुजरती है उसे अपन फोकस कहते हैं, ऐसे एक बताया गया था। मुख्य अक्ष के समानांतर यदि कोई प्रकाश किरण अपन आपतित करते हैं तो वह जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को अपन मुख्य फोकस कहते हैं, राइट। अब इसी का मैं उल्टा कह दूं कि यदि मैं किसी किरण को मुख्य फोकस से ही पास कर रहा हूँ, किधर से पास कर रहा हूँ, मुख्य फोकस से, तो क्या ये फिर से वापस पैरेलल होकर चली जाएगी क्या, सोच के देखो। ये कहाँ पे जाएगी, अनंत पे, समझ रहे हो। तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, अनंत पे। तो इसका ये रे डायग्राम में सिंपल तो मैं एक्सप्लेन किया हूँ, समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब अपन सॉल्व करेंगे u इक्वल्स टू -5 के लिए, ध्यान से समझना, u इक्वल्स टू -5। फिर से फॉर्मूला वही लिखेंगे, यू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ। यू है कितना -5, एफ है कितना -15, एफ है कितना -15, इधर से -5 और इधर से +15, ऊपर से आएगा 75, नीचे से आएगा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर से +7.5, ठीक है। तो अब ये मेरा टेबल कंप्लीट हो चुका है ना, अब मेरा ये टेबल कंप्लीट हो चुका है। पहले मैं इस डेटा को तुम्हें रिमाइंड करा रहा हूँ, ध्यान से देखना इस डेटा को, इस डेटा को बहुत ध्यान से समझो, उसके बाद एक एक स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सब डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। डेटा तो सॉल्व करने आता है बट इसका एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखना, मान लो ये अपने पास एक अवतल दर्पण है, क्या है ये, अवतल दर्पण। सोचना, इधर मैंने कोई एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, यहाँ पे मान लो कहीं फोकस एफ है और यहाँ पे मान लो कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, ठीक है, और इधर अनंत मान लेते हैं। सोचो, तुम पहले दूसरे केस को ध्यान से देखो, पहले दूसरे केस को ध्यान से देखो, वस्तु कहां से कहां के बीच है बताओ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। तो कहने का मतलब जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, प्रतिबिंब देखो 21.4 और 24। अब तुम्हें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच डिस्टेंस कितना है 30 और फोकस के बीच डिस्टेंस कितना 15, ऐसे समझो। तो इसके बीच ही तो बनेगी इमेज, सोच के देखो। यदि ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना एक एक लाइन, यदि ऑब्जेक्ट अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। क्या बात समझ रहे हो, जिसे ना देखो, इसमें यदि किसी को डाउट हो तो स्टार मार करके लिखते चलना, है ना, मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगी या मध्य बनती है। ये पहला पॉइंट समझ में आया। अब आते हैं अपन दूसरे पे, समझना ध्यान से, दूसरे की बात कर रहा हूँ, यानी कि अपन इसकी बात कर रहे हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वहीं बनती है, कहाँ बनती है, वहीं पे बनती है, समझ में आया। अच्छा, थर्ड यदि देखे तो थर्ड देखो, क्योंकि u बराबर 30 तो वक्रता केंद्र ही है ना, समझो ध्यान से, u बराबर 30 तो अपने को वक्रता केंद्र दिख रहा है, इस वजह से अपन कह रहे हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। अच्छा, अब आगे बढ़े तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि सेकंड कंडीशन है u बराबर 20। अब u बराबर 20 का क्या मतलब है कि मैंने वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा है, मैंने वस्तु को कहाँ रखा है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। सोचना, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, 60 पे बनते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र के उस तरफ। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ
कि जब वस्तु को मैं वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखता हूं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनती है। एक बार फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होती है, कहीं भी मतलब उन दोनों के बीच में होती है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनती है। ये आ गया समझ? तो तुम्हें u बराबर 20 तक समझ में आ गया। तो मैंने अभी तक 3 कंडीशन बताया, कौन कौन? तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो। यदि तुम ध्यान से देखो तो मैं अनंत से इस तरीके से आ रहा हूँ, है ना, ऐसे आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है क्या? अब नेक्स्ट पॉइंट है क्या? जब वस्तु फोकस पे हो, तो जब वस्तु मुख्य फोकस पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है? अनंत पे। जब वस्तु फोकस पर हो तो इमेज कहाँ बनती है? अनंत पे। फिर आगे देखे, इन दो डेटा को ध्यान से देखो तो u बराबर -10 और -5 अपने को ये बताता है कि वस्तु फोकस और पोल के मध्य है। वस्तु किधर है? फोकस। तो पोल और फोकस के मध्य हो तो प्रतिबिंब किधर बनेगी? प्रतिबिंब दर्पण के उस तरफ बनेगी, दर्पण के उस तरफ बनेगी। समझ रहे हो ना? प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? दर्पण के उस तरफ, और पोल से लेके अनंत तक। पोल से लेके अनंत तक कहने का मतलब इधर कहीं भी। समझ गए? तो मैं पहले मुझे ये बताओ, ये कॉलम तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो सभी यस का मैसेज करना। तुम्हें ये कॉलम अच्छे से समझ में आया हो तो इसका मैसेज करना। अब मैं माइक अनम्यूट करूंगा, इस कॉलम में किसी को डाउट है तो तुम डाउट्स पूछोगे, सिर्फ वही बोलेगा जिसे डाउट्स है, बाकी कोई नहीं बोलेगा। माइक में अनम्यूट करूंगा, 30 सेकंड तक वेट करूंगा, इन केस तुम्हें डाउट होता है तो अनम्यूट करके पूछो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ सर, ये फर्स्ट वाला एक बार फिर से बता दो। अनंत फर्स्ट वक्रता वाला केंद्र यानी होगा। कि u बराबर 50 पे। हाँ, -50। हाँ तो देखो ना, u इक्वल टू -50 के लिए अपन ने सॉल्व किया है, देखो यहाँ पे u नहीं इक्वल टू सर, -50। ये दो हाँ हाँ, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा इसका ये बता दो। अच्छा ये डायग्राम बता सर दूं ऐसा? सर एक मिनट रुक जाओ, उसका क्वेश्चन कंप्लीट होने से। हाँ यस बोलो तुम। सर। सर, यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वक्रता वो फोकस पे बनेगा वक्रता या? ये देखो ना, ये 20, अच्छा ये देखो, जब वस्तु 50 है तो 50 किस तरफ होगा? 50 तो इस तरफ होगा, देखो, हाँ, है ना। 30 से ज्यादा है तो इधर अनंत होगा और वस्तु। वक्रता केंद्र के बीच। हाँ, और प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, ये है प्रतिबिंब। हाँ सर। समझे? है ना? तुम हाँ डेटा से देख लो ना, 21.4 कहाँ पे लाई करेगा? इसके बीच में कहीं लाई करेगा। हाँ। समझ रहे हो? तो ऐसा अपन चेक कर लेते हैं। हाँ बताओ, अब नेक्स्ट किसका डाउट था? सर इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। हाँ ये प्रूफ ही तो है ना, देखो ना, ये 21.4 है, इसलिए तो ये डेटा देके मैं बोल रहा हूँ ना। देखो मैं ऐसे ही बोलता तो तुम्हें डाउट होता, अब जब मैं डेटा मेरे सामने है तो उसी के आधार पे तो अपन बोल रहे हैं, तो एक तरह का प्रूफ ही तो है। और किसी को डाउट है क्या? यस सर। सर जब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखेंगे तो कहाँ बनेगा? अनंत वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। जब वस्तु को देखो ना, देखो डेटा देख, वक्रता केंद्र कितने पे? 30 पे। फोकस कितने पे? 15 पे। यानी कि 30 और 15 के बीच में ऑब्जेक्ट कहाँ पे? 20 पे। देख इधर, तो इसकी यस सर। प्रतिबिंब कहाँ बन रही है? 60 पे बन रही है। तो 60 का मतलब क्या होगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ना। यस सर। समझ में आया? देखो सब नोट भी कर लो, जिसे नोट करना है नोट भी कर लो, ठीक है। एक बार इसके रिकॉर्डिंग्स भी तुम देख लेना, इन केस किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो, है ना। ये रिकॉर्डिंग में फिर से तुम्हें मिल जाएगा। तो क्या तुम्हें ये वाला कॉलम अच्छे समझ में आ गया क्या? सर यस सर सर। ये धूप वाला बता। सर एक बार आप फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए, मतलब आपने जो बताया ना रूल्स, एक बार आप बता दीजिए फिर से, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। एक बार क्लियर जिसको हो। रूल्स लिखना हो वो भी लिख सकते हो, मैं बता देता हूँ। देखो पहला रूल्स ये था कि मतलब वैसे मैं टेबल बनवाऊंगा क्योंकि उसमें मैग्निफिकेशन भी इंक्लूड करूंगा, बट ऐसे भी समझ लो, जब वस्तु अनंत और, ध्यान से सुनना, जब वस्तु अनंत और, देखो एक बार मैं डायग्राम से तुम्हें अच्छे से बता देता हूँ। ये अपना डायग्राम है, ये अनंत मान लो, इधर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मान लो फोकस, ये मान लो पोल। तो मैं कहता हूँ कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो,
तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगी। समझे? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगी। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट देखना, जब वस्तु वक्रता केंद्र और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वहीं बनेगी। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। यह सेकंड पॉइंट। और अभी ऐसा पढ़ो कि अभी याद हो जाए, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है ना। थर्ड पॉइंट, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य है, जब वस्तु वक्रता और फोकस के मध्य है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनेगी। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनेगी। चौथा पॉइंट, जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी। जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी। एंड लास्ट पॉइंट, जब वस्तु फोकस और पोल के मध्य है, जब वस्तु फोकस और पोल के मध्य है तो प्रतिबिंब पोल और अनंत के मध्य बनेगी और दर्पण के उस तरफ बनेगी, है ना, दर्पण के इस तरफ। जब वस्तु फोकस और पोल के मध्य है तो प्रतिबिंब ध्रुव व अनंत के मध्य बनेगी और दर्पण के पीछे बनेगी। ऐसे बताओ, ये हो गया क्या? क्या किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, चल अब आगे वाले कॉलम को अपन समझते हैं। आगे वाला कॉलम है क्या? मैग्निफिकेशन। बहुत बढ़िया। देखना, अब आगे अपने पास मैग्निफिकेशन। अब इस मैग्निफिकेशन को अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखना ध्यान से। अब पहले मैग्निफिकेशन सभी ने सॉल्व किया होगा, मुझे बता दो मैग्निफिकेशन कितना कितना आया। एक मिनट रुक जाओ, मैं जब पूछूंगा तब एक बार थोड़ा मिटा लेता हूँ। यस सर, हो गया सर। हाँ हाँ, एक मिनट बस, एक मिनट। चलो, ये क्या था? ये था -15 और ये था -10। मैग्निफिकेशन एक एक करके बताना, ठीक है? चलो पहला बताओ मैग्निफिकेशन। पहले स्टार्टिंग पॉइंट -0.42। हाँ, -0.42। दूसरा बताओ। -0.75। अलग अलग आंसर है। 75। 0.6 आएगा सेकंड वाले का, माइनस का 0.6 आया। 0.6 आएगा। हाँ, और तीसरे का -1 -1। चौथे का -3। और इसका नॉट डिफाइंड। आगे +3 नहीं और +3 और दूसरे का 1.5 1.5। 1.5। ठीक है, ये है मैग्निफिकेशन। हाँ देखो, मैग्निफिकेशन का जो मैं टेबल बनाया हूँ क्या यही है क्या सभी का? किसी मतलब कोई डेटा चेंज तो नहीं है ना? चलो बढ़िया। अब मैं सभी सर जी -40 के लिए सर जी -0.6 सर हमारा सर 75 आ रहा है। 0.75 माइनस। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है? ठीक है, अब मैं सभी का माइक म्यूट कर रहा हूँ 10 मिनट के लिए, फिर 10 मिनट के बाद अपन कुछ भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है? देखो, अब मैं तुम्हें u = -40 के लिए मैग्निफिकेशन पहले सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ेंगे, है ना? u = -40। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मैग्निफिकेशन तुम्हें समझा रहा हूँ, देखना ध्यान से। u = है कितना? -40 और v अपने को सॉल्व करके कितना आया है एक बार देख लेता हूँ मैं। v = सॉल्व करके -24। v = -24। तो तुम्हें याद होगा मैग्निफिकेशन बताया जाता है -v/u, है ना? तो माइनस और इधर -40 और इधर -24, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, 4 से काट तो 10 और इधर 6, सही है ना? तो -10/6 आ जाएगा। उल्टा कर दिया क्या यार? उल्टा कर दिया, रुक जा। u 40 है। देखो v है कितना? माइनस का -24 और u का है -40, तो इससे कैंसिल हो जाएगा।
और ये माइनस इधर देखो 10 से काट तो ये 10 और इधर 6, तो यहाँ से 6/10 आएगा क्या, ये 0.6 आ तो क्या, सही तो है। चलो ये 0.6 आएगा ना, 0.75 क्यों लिख रहे हो। हाँ चलो अब अपन मैग्निफिकेशन पे डिस्कशन करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इस डेटा को बहुत अच्छे से देखना, मैं कह रहा हूँ डेटा को बहुत अच्छे से देखना। पहले दो कंडीशन को देखो, मैं कहूँ समझना ध्यान से। जब वस्तु, बहुत ध्यान से सुनना, कोशिश करो कि अभी कभी याद हो जाए, समझ में आ जाए। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैग्निफिकेशन मुझे पता है कि HI/HO के भी बराबर होता है, मैग्निफिकेशन HI/HO के बराबर होता है, और जब मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा तो इसका मतलब HI कम होगा। समझना, जब आवर्धन 1 से कम होगा इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई 1 से कम, मतलब वस्तु की ऊंचाई से कम होगा। समझ रहे हो बात को। तो कहने का मतलब, पहले कंडीशन को ध्यान से देखो, पहले दो कंडीशन में कि जब वस्तु, ध्यान से सुनना, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य हो तो प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C और F के बीच बनेगी, और यह प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। समझ में आया, ये वस्तु के आकार से छोटा होगा, ये पहला पॉइंट। दूसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार का बराबर होगा। ये सिंपल समझ में आता है, क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन -1 के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य है तो प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के मध्य बनती है, और इस टाइम प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। सही है। अच्छा, थर्ड कंडीशन नॉट डिफाइंड, ये तो है ही, खत्म है। अब ये देखो, ये दो कंडीशन, जब वस्तु फोकस और पोल के मध्य होता है, जब वस्तु फोकस और पोल के मध्य होता है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ी होती है। क्या तुम्हें ये पॉइंट समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। मैंने अभी सिर्फ साइज के बारे में बात करा है, सिर्फ साइज। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। देखो, अब एक पॉइंट आता है, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे। कोई बता सकता, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? जिसे पता हो वो पहले यस का मैसेज करना, फिर मैं उसका माइक अनम्यूट करूंगा। ओके, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? चलो कौन बताएगा? हाँ, मैसेज देखता हूं मैं। आशुतोष बताओ, बताओ आशुतोष, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? पद प्राप्त किया जा सकता है वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वो आभासी प्रतिबिंब होता है। एक मिनट चुप। हाँ आशुतोष, एक बार फिर से बता, तेरी आवाज कम थी। हाँ, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वो वास्तविक प्रतिबिंब, और जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वो आभासी प्रतिबिंब। और आभासी अच्छा, प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। अच्छा इससे अच्छा, और कोई बताना चाहेगा क्या? सर गोविंद, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन बोलो। कम होता है। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उस बिंदु को वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलो, मतलब तुम्हारे पास 12th का जो रटा नॉलेज है वो है। चलो अच्छी बात है। ऐसे भी है। चलो देखते हैं, इसे अपन थोड़ा टेक्निकल टर्म में समझेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, वास्तविक और रियल प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है?
जैसे मान लो प्लेन मिरर है, सपोज कर लो, और ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है। मुझे बताना, जब तुम यहाँ पे खड़े होते हो तो तुम्हारी प्रतिबिंब पीछे बनती है ना। तो पीछे जब प्रतिबिंब बनती है तो मान लो तुम किसी को कहते हो कि भैया तुम पीछे जाके देखो तो मैं हूँ क्या वहां पे, तो बोलेगा कि नहीं आप वहां पे तो नहीं हो। समझना, तुम्हें क्या दिख रहा है कि तुम तो पीछे हो, बट यहाँ से किसी को मैंने भेजा तो कहा कि भैया आप तो हो ही नहीं वहां पे। मतलब समझ गए, कहने का मतलब जो अपने को दिखा वो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मैं कहूं कि उसको जाके मैं एक थप्पड़ मार के आऊं तो क्या मार के आएगा? बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब सिंपल है कि ये जो इधर का पोर्शन है ना, इधर का पोर्शन ये बेसिकली इधर से ही एग्जिस्ट करेगा, लेकिन मैं इधर से जाके देखूं तो इधर से जाके देखने में मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सिमिलरली इस मिरर के लिए भी वैसा ही है, इधर से देखो तो सब कुछ ठीक, और इधर जो भी तुम्हें दिखाई देगा तुम्हें, मतलब जो भी तुम मिरर से देख रहे हो वो अंदर से जाके देखो तो कुछ पता ही नहीं लगता, कुछ है ही नहीं। कहने का मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, एक छोटे से शब्दों में बताऊं, तो जो मिरर के इस तरफ का पोर्शन है ना, जो मिरर के इस तरफ का पोर्शन है, इसे अपन रियल पोर्शन कहते हैं, रियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल स्पेस। और जो मिरर के पीछे का पोर्शन है उसे अपन क्या कहेंगे? वर्चुअल स्पेस। समझना ध्यान से, रियल स्पेस और वर्चुअल स्पेस। तो रियल स्पेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक। और वर्चुअल को अपन क्या कहते हैं? काल्पनिक। समझ गए? अच्छा, तो रियल स्पेस का मतलब सिंपल कि यदि कोई वस्तु इस स्पेस में हो, समझना, यदि कोई वस्तु इस स्पेस में हो तो उस वस्तु को अपन रियल वस्तु कहेंगे, वास्तविक वस्तु कहेंगे। यदि कोई प्रतिबिंब इस स्पेस में हो, यदि कोई प्रतिबिंब इस स्पेस में हो तो उस प्रतिबिंब को अपन रियल प्रतिबिंब कहेंगे। अच्छा, और इसके उलट यदि कोई वस्तु इस वाले मीडियम में हो, इस वाले मीडियम में हो तो उसे अपन काल्पनिक वस्तु कहेंगे। यदि कोई प्रतिबिंब इस वाले मीडियम में हो उसे अपन काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या बात समझ आ रही है तुम्हें? एक सिंपल से लैंग्वेज में मैंने बताया। अच्छा, ये तो मुझे एकदम अच्छे समझ में आ गया। अरे यार अभिषेक, क्या नहीं समझ में आया तुम्हें? तो बहुत आसान सा है यार, मिरर के सामने वास्तविक, मिरर के पीछे काल्पनिक, है ना। सोचो एक बार फिर बताता हूँ। ये अपने पास मिरर है और ये अपने पास एक दर्पण मान लो, तो ये वाला जो भी स्पेस है ना, इस स्पेस को अपन रियल स्पेस कहेंगे, वास्तविक स्पेस। और इसे अपन क्या कहेंगे? वर्चुअल स्पेस, काल्पनिक स्पेस। वास्तविक क्षेत्र और काल्पनिक क्षेत्र। तो जो भी वस्तु इधर है, मान लो यहाँ पे कोई मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं कौन सा ऑब्जेक्ट कहूंगा? रियल ऑब्जेक्ट। समझे? यदि मान लो कोई मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट को मैं कैसा ऑब्जेक्ट कहूंगा? वर्चुअल। यदि कोई प्रतिबिंब मान लो यहीं पे है, यहाँ पे कोई प्रतिबिंब है, आई फॉर प्रतिबिंब, इसे अपन क्या कहेंगे? रियल इमेज। एंड मान लो कोई प्रतिबिंब इधर है, इसे अपन कौन सा इमेज कहेंगे? बताओ। वर्चुअल इमेज। समझ में आ रहा है? यानी कि मिरर के सामने वाला पोर्शन क्या होगा? रियल स्पेस। मिरर के पीछे वाला पोर्शन क्या होगा? वर्चुअल स्पेस। एंड रियल स्पेस में जो भी वस्तु होती है उसे अपन वास्तविक वस्तु कहेंगे। वर्चुअल स्पेस में जो भी वस्तु होगी उसे अपन काल्पनिक वस्तु कहेंगे। रियल स्पेस में जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसे रियल प्रतिबिंब कहेंगे। वर्चुअल स्पेस में जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसे अपन काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या बात समझ आती है क्या तुम्हें ये? यस सर। एक बार जल्दी से ड्रॉ कर लेना, नोट कर लेना, पहले जल्दी से नोट कर लो। वास्तविक और काल्पनिक क्षेत्र हेडिंग डाल के ये नोट कर लो।
देखना आगे। तो मैंने अभी तक तुम्हें स्पेस क्या बी अगर तो वास्तविक क्या बोल रहे बी हाँ वो एम पॉजिटिव नेगेटिव अपन सब कुछ देखेंगे, अभी पहले अपन सब कुछ एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, है ना। सर क्या जो रियल इमेज बनती है वो हमेशा उल्टा बनती है, ये सब बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही सही स्टेटमेंट है। हाँ चलो ये हो गया क्या। अब मैं तुम्हें और कुछ डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, समझना ध्यान से। सपोज करो ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर से समझाना आसान होता है, क्यों? क्योंकि समझ में आता है कि आगे हो तो पीछे इमेज बनेगी, इसमें कुछ भी रूल नहीं लगता, तो समझ में आता है। सोचो यदि मैं तुम्हें कहूं कि मुझे इसका प्रतिबिंब बना के बताओ, तो तुम कहोगे सर मैंने ये तो प्रकाश की किरण निकाल दी और इधर मैंने परावर्तन करा दिया, और इसी को जब मैं पीछे डॉट 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 करके मिलाता हूँ तो मुझे कोई कटान बिंदु मिलता है, और इसी को मैं प्रतिबिंब कहता हूँ। अब मुझे तुम खुद बताना, ये जो प्रतिबिंब है ये काल्पनिक प्रतिबिंब है या वास्तविक प्रतिबिंब है? बताओ। सही है ना? ये कैसा इमेज है बताओ? वर्चुअल। अच्छा सोचो ये वस्तु कैसा है, रियल वस्तु है या वर्चुअल है? रियल ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। अच्छा एक और मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, एक डायग्राम मैं और ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा डायग्राम को देख के। अब मैं प्रकाश किरण ऐसे ला रहा हूँ, सोचना कोई जादू से मैंने प्रकाश किरण इस तरीके से ले आया, किसी भी तरीके से ऐसा मैंने एक प्रकाश किरण ले आया। अब मुझे बताओ यदि मैं तुमसे कहूं कि इसकी वस्तु किधर है तो क्या बोलोगे? वस्तु किधर है बताओ, रियल साइड में या वर्चुअल साइड में? रियल साइड है। अच्छा सोचो यदि मैं तुमसे कहूं कि इसकी वस्तु फाइंड आउट करो, देखो 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 अभी बहुत मजा आएगा तुम्हें, समझो। मैं कहूं कि इस लाइन को मैं पीछे मिलाऊं, इस लाइन को मैं पीछे मिलाऊं, तो क्या ये दोनों लाइन कभी कटेंगे क्या? बताओ। नहीं। इसका मतलब वस्तु तो इधर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अब सिंपल सोचो ना, यहाँ पे ये लाइन कटी तब तो अपन इसे वस्तु कह रहे हैं ना यार, समझ पा रहे हो? इसका मतलब कि जब मैं डॉट 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 करके आगे ले जाता हूं तो मुझे कटान बिंदु मिलता है। कहने का मतलब वस्तु इस बार इस तरफ है, और ये वस्तु कैसा वस्तु है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल। समझे बात को? अब यहां से यदि मैं प्रतिबिंब बनाऊं, समझना, यहां से यदि मैं प्रतिबिंब बनाता हूं तो ये इसका जो कटान बिंदु आई मिला ये अपना प्रतिबिंब होगा, और ये प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब है? रियल इमेज है। क्या बात समझ पा रहे हो तुम? है ना? जल्दी से नोट करो। सेकेंड वाला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है देखो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास हाइलाइटर को ध्यान से देखना, अपने पास ये है प्रकाश किरण, इधर से मैंने इधर से लाइट को इंसिडेंट कराया ऐसे। अब मैं जैसी लाइट को इधर से इंसिडेंट कराता हूँ तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये परावर्तित ऐसे होगी, तो ये जो कटान बिंदु है इसी को अपन इमेज कहेंगे ना। और ये इमेज किस तरफ बना है? ये रियल साइड में बना है, इसलिए अपन इसको इमेज को कैसे कहेंगे? रियल इमेज कहेंगे। और जब इसको डॉट 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 करके मैं पीछे बनाता हूँ तो यहाँ पे मिलती है, तो इसी को अपन क्या कहेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्योंकि रियल में तो ये दोनों लाइन कभी कटेगी नहीं ना, किधर कटेगी? वर्चुअल स्पेस में, इसलिए अपन इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। कुछ आया समझ? क्या? ओके चलो बढ़िया, नोट कर लिए हो तो बताना।
बहुत बढ़िया। तो रियल एंड वर्चुअल का सीधा सीधा मतलब इस बात से होगा कि स्पेस किधर है। रियल स्पेस में है तो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज, वर्चुअल स्पेस में है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। सिंपल, समझे? अच्छा, अब आते हैं अपन मेन टॉपिक पे। अब यदि मैं तुमसे कहूं तो मैंने अभी तक तुम्हें क्या कहा था कि अभी तक मैंने तुम्हें बताया है कि वस्तु का आकार छोटा होगा बड़ा होगा, ये तुम्हें अच्छे समझ में आ गया, राइट? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करूंगा आभासी और काल्पनिक की, है ना, सॉरी, आभासी और वास्तविक, है ना। वास्तविक और काल्पनिक की अपन बात करेंगे। चलो पहले में बताओ इमेज कैसा है। नेचर ऑफ इमेज में अपन लिखेंगे, बताओ जल्दी जल्दी। वास्तविक। वास्तविक, बिल्कुल सही। तो मैं वास्तविक के लिए, वास्तविक। बहुत बढ़िया, तो इसे मैं रियल मान सकता हूँ, मतलब वास्तविक को इंग्लिश में रियल ही कहते हैं, रियल, है ना। चलो रियल हो गया पहला। अच्छा, उल्टा भी होता है, रियल इमेज ऑलवेज क्या, उल्टा, ठीक है, समझे? ULTA मतलब उल्टा, रियल उल्टा। और वस्तु के आकार से बड़ा है या छोटा है? वस्तु के आकार से कैसा है, छोटा, बिल्कुल सही। तो ये 3 पॉइंट आ गया नेचर ऑफ इमेज में, समझ में आया? चल दूसरे में बता, दूसरे में क्या क्या लिखेंगे बताओ। रियल, सॉरी, रियल, छोटा रियल और उल्टा, बस। यस सही है। और दूसरे में बताओ, नेक्स्ट में रियल, तुम अच्छे से लिखना रे, छोटा को अच्छे से हिंदी में ही लिखना, ऐसा मत कि ऐसे ही लिख देना। रियल, सेम साइज और उल्टा। दर्पण के सामने। हाँ मतलब दर्पण के सामने है तो रियल ही होगा, यस सर। ठीक है। चल इसमें बता, रियल, बड़ा वस्तु से बड़ा बड़ा, हाँ सर बड़ा। और उल्टा, उल्टा। ठीक है। और ये अनंत पर, कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, ये कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे, ठीक है। थर्ड देख, u बराबर 10 पे, यहाँ पे अब वर्चुअल है। देखो ये वर्चुअल क्यों है, समझो। u, सुनो एक मिनट, अब u प्लस 30 आया, मतलब सॉरी v प्लस 30 आया, तो तुम्हें पता है कि प्लस 30 किधर मिलेगा, दर्पण के पीछे, क्योंकि प्रकाश इधर से आ रही है, तो जब तुम पोल से इधर जाओगे तो पीछे मिलेगी ना, समझ रहे हो बात को? तो प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, पीछे। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसी है बताओ, वर्चुअल है, आभासी और सीधा। काल्पनिक है। वस्तु से बड़ा। हाँ, तो पहले तो अपन वर्चुअल लिख लेंगे, और ये वस्तु से बड़ा भी है, बिल्कुल, और ये सीधा भी है, बिल्कुल सही। लिख ले जल्दी से। तो ये तुम्हें नेचर ऑफ इमेज समझाया मैंने अभी तक, तो ये तुम्हें टेबल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। इसी पे बेस तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि डिफिकल्ट क्वेश्चन इजी कॉन्सेप्ट से ही निकलते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन टपकते नहीं है, ठीक है। तो इजी कॉन्सेप्ट से ही कभी भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और वो डिफिकल्ट इसलिए होता है कि उस कॉन्सेप्ट को अपन गहराई से नहीं समझे होते हैं, इसलिए अपने को समझ में नहीं आता है, और आता हुआ भी क्वेश्चन अपन कभी कभी गलत करके आ जाते हैं। चलो, अब ये तो अपन ने कॉनकेव मिरर के लिए किया था, अब अपन किसके लिए करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। वो भी तुमने सॉल्व किया हुआ है क्या सभी ने? कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सभी के पास डेटा तो है ना? चलो बढ़िया। अब मैं नेक्स्ट एक टेबल बनाऊंगा, हाँ मैं नेक्स्ट टेबल बनाऊंगा, और फिर उस टेबल में अपन कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करेंगे। अब इसमें मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि अब मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मुझे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। बताओ, u इक्वल्स टू पहले -50 था, फिर -40, फिर -30, फिर -20, फिर -15, फिर -10, फिर -5, यही था क्या? चलो v बताओ तो जल्दी जल्दी, प्रतिबिंब की दूरी बताओ। 11.53। हाँ चलेगा चलेगा, बोलते जा। 10.9 10.9 10 10 8.57 8.57 7.5
7.5 6 6 3.7 3.7 यही है क्या डेटा? एक बार जल्दी से मैच करो और मैग्निफिकेशन बता जल्दी जल्दी। 0.223 23 0.27 0.27 0.33 0.33 0.42 0.42 सर जी 15 के लिए सर हमने सर निकाला नहीं था सर कुछ भी सर अभी निकाल सर निकालो ना, 10 के निकलेगा। लिए अरे दो, अरे सर वो देख निकल देख आएगा मुझे सर हमने सर इमेज ही नहीं निकाली थी सर 0.5 डाटा लिखना भूल गए 0.5 0.5 बिल्कुल। आगे सर 0.6 है सर 10 के लिए 0.6 है। 0.6 0.74 चलो 7 पहले बताओ, इमेज 0.86 0.86 है या 0.74? सर हमारा 74 आ रहा है 7 चलो देख लेना। हाँ पहले मुझे बताओ, ये दो से बोलो, क्या सर? इमेज और मैग्निफिकेशन का ये डेटा सही है क्या? जल्दी से बोलो, फिर मैं आगे अपन डिस्कशन करेंगे। हाँ चलो बढ़िया। अब तुम इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो। एक इंटरेस्टिंग सर फैक्ट ये क्या दिखेगा? हाँ बोलो। सर ये सेकंड वाला कॉलम कैसे आया? ये वाला वाई कॉलम, वाई यस सर। अरे प्रतिबिंब की दूरी है। कौन बोल रहे हो यस सर तुम? शोएब सर। शोएब यार सिंपल v सॉल्व किया अपन ने, v इक्वल्स टू uf डिवाइड बाय u माइनस f, और u है कितना? यस सर -50। फोकस होता है, यस देखो सर उत्तल का फोकस पॉजिटिव होता है तो 15 है ना, और -50 -15, इसको सॉल्व कर लिया तो इसको सॉल्व करके ये आया। वैसे ही सभी के लिए सॉल्व किया है, जैसे u इक्वल्स टू माइनस 50 के लिए करेंगे भी ये मतलब सॉल्व। फोकस। फोकस प्लस होगा इसमें, उत्तल में फोकस प्लस होता है, यस सर पक्का ना? देखो उत्तल यस सर दर्पण पक्का। ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसका फोकस इधर होता है, तो इधर का फोकस कैसा होता है? पॉजिटिव। ठीक है। यस सर ठीक है, ध्यान से देखना। चलो अब मुझे एक पॉइंट, अब ध्यान से पॉइंट समझना। देखो क्या इन सभी का मैग्निफिकेशन एक से कम है क्या? बोलो यस जल्दी सर से। मतलब एक बात यस तो कंफर्म है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? छोटा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा बताओ? छोटा। आभासी छोटा नहीं नहीं, पहले छोटा, अपन एक से कम छोटा की बात बस कर रहे हैं ना। सभी के लिए सर आभासी हाँ उसके बाद में बात करेंगे, पहले छोटा पे समझो। छोटा समझ में आ गया सभी को? अच्छा उसके बाद देखो, क्या सभी का v पॉजिटिव है क्या? देखो, और यस सर सभी का यदि v पॉजिटिव है तो तुम्हें पता है कि कोई यदि दर्पण है तो v पॉजिटिव है, यानी कि दर्पण के इस तरफ प्रतिबिंब बनी है, उस तरफ। समझ रहे हो बात को? तो जब उस तरफ है तो उस तरफ के अपन जो स्पेस होता है उसको अपन रियल स्पेस तो नहीं, वर्चुअल स्पेस कहते हैं। तो प्रतिबिंब सभी में कैसा है बताओ? वर्चुअल। क्या बात समझ रहे हो क्या? और ये सभी के लिए होगा, एक के लिए नहीं, सभी के लिए। और ध्यान से देखने वाली बात ये है कि सभी का जो प्रतिबिंब है ना, वो पोल और फोकस के मध्य ही बना है। समझो ध्यान से, प्रतिबिंब कहां पे बनी है जल्दी बताओ? पोल और फोकस के फोकस मध्य के है। मध्य देखो फोकस कितने पे होता है? 15 पे, और तुम ऊपर से नीचे तक के डेटा देखो, सभी 15 से कम है। क्या दिख रहा है तुम्हें? और यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि जब जब वस्तु को अपन फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगी, वो सिर्फ उसी वाले केस में होता है, यहाँ पे नहीं होता है। देख सकते हो यहाँ पे। क्या बात समझ रहे हो तुम? और फिर ये भी देखो, जब वस्तु को अपन वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर नहीं बनती है इस केस में, वो सब अवतल में ही बनती है। ये ध्यान रखो, डिफरेंस माइंड में क्लियर होना चाहिए। दो डिफरेंस मैंने कौन कौन सा बताया? कि यदि वस्तु फोकस पे हो तो प्रतिबिंब इस केस में अनंत पर नहीं बनेगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही नहीं बनेगी। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ किसमें बनती है? अवतल दर्पण में। क्या बात समझ रहे हो तुम? उसके बाद इन तीनों केस के लिए प्रतिबिंब कहाँ पे है? पोल और फोकस के मध्य। तो मैं कह सकता हूं कि प्रतिबिंब कहाँ बनी है बताओ? पोल और फोकस के मध्य। तो
प्रकृति में क्या क्या लिखोगे? आभासी, वस्तु के आकार से छोटा, और हमेशा पोल और फोकस के मध्य। हमेशा पोल और फोकस के मध्य। क्या तुम्हें ये टेबल समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। चलो नोट कर लो। नोट तो क्या ही करोगे, नेचर में लिख लो जल्दी से। वर्चुअल, छोटा और हमेशा पोल और फोकस के मध्य। हमेशा पोल और फोकस के मध्य। सर ये प्रतिबिंब सीधा बनेगा और हमेशा? हाँ ना, सीधा बनेगा ना, वो भी लिखना है यार, वो तो रह ही गया। हमेशा कैसा बनेगा? सीधा। चलो ये हो गया हो तो कुछ सर? और पॉइंट डिस्कस करेंगे। हाँ बोलो। सर इसके लिए सर प्रतिबिंब की दूरी सर अधिकतम कितनी होती है सर? अधिकतम 15 होगी। फोकस तक। फोकस तक। हाँ बस बस फोकस तक। और बताओ सर फोकस उसके तक बराबर कब भी आ होगी? सकती है नहीं नहीं, पहले मुझे ये, नहीं नहीं, एक मिनट पहले ये बताओ मुझे, फोकस पे प्रतिबिंब कब बनेगी? तब तू बता। सर फोकस पर? हाँ, मैंने कहा ना कि प्रतिबिंब की अधिकतम दूरी होगी फोकस के दूरी के बराबर। तो तुम्हारा ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर फोकस पे कब बनेगी, और ये क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही, जब वस्तु अनंत पर हो। यस सर। समझे? जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? फोकस पर। आया समझ सभी को? तो इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली बात है क्या, कि इसमें प्रतिबिंब हमेशा पोल और फोकस के मध्य बनती है, और ये हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है, ये हमेशा काल्पनिक होती है, और ये हमेशा सीधा भी होता है। ठीक है, चलो और कुछ पॉइंट्स देखेंगे। पॉइंट्स देखना नेक्स्ट। अभी सिर्फ मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। अच्छा, अब अपन बात करते हैं m प्लस और m माइनस की। मुझे बताओ, m प्लस है तो क्या अपन ठोक के कह सकते हैं क्या प्रतिबिंब रियल ही होगा या वर्चुअल ही होगा? ऐसा कुछ? यस सर। कह सकते हैं सर। यस सर बोल सकते हैं। हाँ, तो m यदि नेगेटिव है, सुनो, m यदि नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी बताओ? वर्चुअल। उल्टी होगी। मतलब वैसे उल्टी तो होगी, बिल्कुल सही बात है। और आभासी या काल्पनिक? तो काल्पनिक। कैसे समझ, इसको मैं समझाता हूँ। देखो, m होता है -v/u, समझना ध्यान से। और ये हमेशा ध्यान रखना, ये अपन हमेशा किसके लिए बात कर रहे हैं? वास्तविक वस्तु के लिए। कौन से कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं? वास्तविक वस्तु के लिए। यदि वस्तु आभासी हो जाए, सब धुआं धुआं हो जाएगा, ध्यान रखना ये बात। अपन किसके लिए बात कर रहे हैं? वास्तविक वस्तु के लिए। मतलब u कैसा होगा? नेगेटिव। तो सोचो यहाँ पे u कैसा है बताओ? नेगेटिव नीचे। तो अब v कैसा है मुझे नहीं पता, और यहाँ पे एक ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, और v का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव v कब होता है? जब इमेज कैसी हो? वर्चुअल। क्या बात समझ रहे हो तुम? ये जो मैंने बताया तुम्हें समझ में आया क्या? यस सर। मैं जैसे वास्तविक वस्तु है तो u कैसा होगा बताओ? हमेशा नेगेटिव। और इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल, तो सिर्फ v बचाना, और v पॉजिटिव है। तो v पॉजिटिव कब होता है? जब वस्तु, मतलब जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो। एंड जब m पॉजिटिव है, m जब धनात्मक है, यार मुझे कुछ डाउट आ रहा है यार। सर आपने शायद हाँ, m तो यार क्रॉस कर नेगेटिव दिया। है ना? एक मिनट, हाँ। m ये यहाँ देखो, यहाँ मैंने, सुनो, आपने यहाँ पे पॉजिटिव का मैंने, एक्सप्लेन कर दिया। हाँ मैंने पॉजिटिव का एक्सप्लेन कर दिया, मुझे भी लगा, इसलिए मैं थोड़ा चुप हो गया कि मैं कुछ गलत बोल दूँ लगता है। देखो ना ध्यान से, देखो यहाँ पे अपन m कैसा मान रहे हैं? नेगेटिव। तो देखो m बराबर क्या होगा? -v/u। तो m तो मेरा नेगेटिव है, ये m का मैंने साइन ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है ना?
तो अब देखो माइनस वी बाई यू, तो यू तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो वी का साइन कैसा आया, नेगेटिव। तो वी का साइन नेगेटिव आने का मतलब इमेज कैसी बनेगी, रियल। तो जब Real. m नेगेटिव हो, जब m नेगेटिव हो तो प्रतिबिंब कैसी बनेगी, रियल, समझे। और जब m पॉजिटिव है, सपोज करो m पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यहाँ लिखते हैं और यहाँ पे माइनस वी बाई यू, तो देखो इसके नेगेटिव से इसके नेगेटिव कैंसिल और v का साइन कैसा है, पॉजिटिव। तो v का साइन पॉजिटिव आने का मतलब इमेज कैसी है बताओ, वर्चुअल। क्या बात समझ रहे हो क्या तुम। तो कभी मैं कहूं कि आवर्धन, आवर्धन धनात्मक है मतलब प्रतिबिंब रियल है, समझे। आवर्धन धनात्मक, उल्टा फिर बोल दिया यार, आवर्धन, आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा है बताओ, काल्पनिक। और आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा है बताओ, रियल। ये सभी को याद है ना। यस सर। चलो आगे बढ़ेंगे, अब क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने लगभग सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए, अब मैं एक ग्राफ के क्वेश्चन तुमसे कराना चाहता हूँ, मजा आएगा तुम्हें। चलो पहले तो ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करो कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर के लिए तुम्हें दिया गया है, एक तरफ है 1/v और एक तरफ है 1/u। बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, 1/v और 1/u। मैथ्स के स्टूडेंट हो, ग्राफ तो हर हाल में बनना चाहिए, ध्यान रखना ये बात। 1/v और 1/u कॉनकेव मिरर है मतलब अवतल दर्पण है, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करो। अवतल दर्पण के लिए ग्राफ ड्रॉ करो। सर निगेटिव स्लोप के साथ वो स्ट्रेट लाइन बनेगी क्या? बिल्कुल सही, नेगेटिव स्लोप के साथ हाँ। स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही। कैसे, तो देखो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। और मुझे पता है कि कॉनकेव मिरर के लिए फोकस कैसा होता है, ऋणात्मक, पता है ना ये बात तुम्हें। तो देखो इसे यदि मैं y मान लूं और इसे मैं x मान लूं, तो क्या मैं लिख, और इसे तुम माइनस सी कह सकते हो क्योंकि तो नेगेटिव है, समझना ध्यान से, है ना, ये तो नेगेटिव है, तो y प्लस एक्स बराबर माइनस सी, है ना। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y अपॉन सी प्लस एक्स अपॉन सी, इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला यदि ध्यान हो तो इस ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन तुमने पढ़ा भी होगा, यस सर, एक्स है यस ना। सर पढ़ा। तो ऐसा कुछ बनता है ग्राफ, याद है क्या सभी को। बिल्कुल सही। तो ये ग्राफ किसके लिए है बताओ, ये ग्राफ है कॉनकेव मिरर के लिए। स्लोप -1 नहीं कहेंगे, स्लोप क्या -1 है क्या। यस सर, 100 मतलब 90 से तो ज्यादा है ना स्लोप, तो वो माइनस ही होगी। हाँ माइनस होगा लेकिन नेगेटिव -1 नहीं कहेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ सर, ये हाँ सॉरी, माइनस होगा लेकिन -1 Negative कहना होगा। गलत होगा। हाँ बिल्कुल सर लेकिन y इंटरसेप्ट तो मतलब निगेटिव है ना, मतलब y एक्सिस को -c पर काट रहा है, तो यहाँ तो मतलब y एक्सिस को पॉजिटिव साइड काट रहा है। तो नेगेटिव नीचे होना चाहिए। एक मिनट रुक जा, ये मैंने कौन, एक मिनट, एक्स को 0 रख, ये पहले एक मिनट रुक जा, एक मिनट पहले तो मुझे ना, सर सी तो नेगेटिव है ना उसमें। ये ऐसा बनेगा ये y negative है। -x -c दोनों नीचे, नेगेटिव अरे हैं। नीचे, ये नीचे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये 1/v ऐसा है ये। नीचे बनेगा। यस सर। हाँ सर। ठीक है। और उसके बाद y प्लस एक्स इक्वल्स टू -c, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c से देखो, ये -x -c है, देखो ध्यान से, ऐसा है क्या, है ना। पता है सर। एक मिनट रुक जा। सर फिर नीचे ही बन रहा हो तो। थर्ड क्वाड्रेंट क्या? देखो अब सिंपल समझ में आता है कि मैंने 1/v को क्या मान लिया, y, और 1/u को क्या मान लिया, x, और इसे अपन c, तो सिंपल y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो सपोज कर अब मुझे इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल्स टू -x प्लस c। तो जब x को 0 रखोगे, तो y कितना आएगा, -c पे, ठीक है। देखो ध्यान से,
जब मैंने x को 0 रखा और जब मैं y को 0 रखूंगा, तो ये माइनस सी पे आएगा। तो बस इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है। यस सर। हाँ ड्रॉ कर ले जल्दी से। चलो अब कॉनकेव के लिए हो गया, कॉन्वेक्स के लिए ड्रॉ करो जल्दी से। कॉन्वेक्स के लिए जल्दी से ड्रॉ करो। हो गया सर। बहुत बढ़िया यार, गजब, तहलका मचा दिया तुम तो। एक बार माइक म्यूट करता हूँ यार, ढुक ढक की आवाज आ रही है। हाँ, चलो बना लिए क्या ग्राफ? यस सर। तुम चाहो तो इस ग्राफ को आगे पीछे भी खींच सकते हो, जरूरी नहीं कि वहीं तक रखो, है ना। चल आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स बन गया कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? सर ऊपर 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना। अब मैं एक बार फिर से इसे y मान लेता हूँ, इसे x मान लेता हूँ और ये c इस बार पॉजिटिव होगा, तो y इक्वल्स टू, बाप रे ये तो बैकग्राउंड साउंड आ रही है यार। हाँ, y इक्वल्स टू -x प्लस c। अब तुम इस ग्राफ को बहुत आसानी से देख सकते हो, है ना। स्लोप क्या है बताओ? नेगेटिव। इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट पॉजिटिव। ये वाला यस ये सर। बनेगा। इसी को आगे पीछे खींच दूं और इधर होगा 1/v और इधर होगा 1/u। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? अब मैं इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा। ये दोनों ग्राफ जल्दी से ड्रॉ करो, फिर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा और जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। सर जरा सा पिछली स्लाइड कर दीजिए। हाँ मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, देख। हो गया सर, ठीक है। चलो अब मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, ठीक है। ये है कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल, और पीछे वाला कौन सा था? अवतल, ठीक है। पीछे वाला कौन सा था? अवतल, ये है उत्तल। मैं यहाँ पे 3 पॉइंट ले रहा हूँ, पीछे वाले पॉइंट पे आप चल, इसी पिछले वाले से करता हूँ, पिछले वाले से। मैं यहाँ पे 3 पॉइंट ले रहा हूँ। 3 पॉइंट कौन कौन सा? ए, बी और सी। तुम्हें बताना है कि ए पर वस्तु रियल है, प्रतिबिंब रियल है, या वस्तु काल्पनिक है, या प्रतिबिंब काल्पनिक है। ए पर, ए के नेचर को देख के बताओ, ए पे क्या क्या कहोगे? ऐसे मैं यदि तुम्हें क्वेश्चन लिखाना चाहूं तो लिखो, बिंदु ए व्यक्त करता है वस्तु आभासी है या काल्पनिक है, प्रतिबिंब आभासी है या काल्पनिक है। वस्तु वस्तु मतलब वास्तविक है और प्रतिबिंब आभासी। यस सर, ठीक है, वास्तविक। बहुत बढ़िया। देखो समझो ध्यान से, समझो। यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि 1/u नेगेटिव है ना। 1/u कैसा है? नेगेटिव। तो u अल्टीमेटली नेगेटिव हुआ, तो u नेगेटिव होने का मतलब कि वस्तु कैसा है बताओ? वस्तु रियल है, समझ रहे हो? अच्छा, 1/v इसका पॉजिटिव है, देख रहे हो क्या तुम? ग्राफ को देखो, 1/v कैसा है? पॉजिटिव। तो v मेरा क्या होगा? पॉजिटिव। और v पॉजिटिव का मतलब इमेज कैसा है बताओ? काल्पनिक। वर्चुअल। क्या बात समझ आ रही है तुम्हें?
यस सर। ये पॉइंट किस किस को समझ में आया? यस का मैसेज करो। ए पे वस्तु रियल है और इमेज वर्चुअल है, ये सभी को समझ में आया क्या? किसी को डाउट तो नहीं है? सिंपल मैथ्स है यार, बहुत बढ़िया। सर काल्पनिक चलो और अब आभासी एक ही होते नहीं? हाँ, काल्पनिक आभासी एक ही होता है। हाँ सर वो जैसे 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 मैं कहूँ कि मैं अभी अनिल अंबानी के पास मतलब मेरे पास अनिल अंबानी जितना पैसा है, तो ये काल्पनिक बात है ना? समझ रहे हो ना? और मैं अभी गरीब हूँ, ये रियल बात है। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है यार, कंपेयर करना है तो अच्छे से करे ना, जब ख्वाब में ही जीना है तो अच्छे से जिए। चलो अब मुझे बताओ, अब बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे बोला गया कि बिंदु ए पर, बहुत ध्यान से सुनना, मुझे बोला गया कि बिंदु ए पर मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन एक से ज्यादा है या एक से कम है। बिंदु ए पर मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन एक से ज्यादा है या एक से कम है। जो आंसर देगा वो उसका एक्सप्लेनेशन भी देगा। एक से कम। एक से कम। यस सर। एक से कम। ऋषभ बताओ कैसे? नहीं सर, ज्यादा हो जाएगा एक से। ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 1/u की वैल्यू ज्यादा है तो u की वैल्यू कम हो जाएगी, और 1/v की वैल्यू कम है तो v की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाए। अपने को तो एक से ज्यादा एक से कम की बात करना है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस की बात अपन कर ही हाँ नहीं सर, रहे। तो ज्यादा हो जाएगा। भाई साहब स्टार्टिंग में मिक्स आंसर मिले थे मुझे तो। हाँ सर वो क्या सर क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन सिंपल है कि ए पे मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है, एम का जो मैग्नीट्यूड है, वो एक से ज्यादा होगा कि एक से कम होगा? बस सर कम होगा। कम होगा। क्यों होगा कम, बताओ? सर क्योंकि 1/v/1/u रखेंगे तो u ऊपर चले जाएगा। अच्छा नहीं सर, और u ठीक है, माइनस देखो में ना, u मतलब छोटा है। कम ही होगा। सोचो, अरे सिंपल मैथ्स है यार, लॉजिक है, देखो। ज्यादा होगा सर, ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड भी तो है। सर ज्यादा होगा, सर ज्यादा होगा, ज्यादा सर ज्यादा होगा दोनों। हाँ सर ज्यादा। शोएब बताओ, ज्यादा कि कम? ना कम ना ज्यादा। ना कम ना ज्यादा। सर ज्यादा बराबर। कम चलो होगा देखो, हाँ समझो तुम्हें होगा एक सर। ग्राफ सुनो देखो, यहाँ पे 1/u की वैल्यू है ना, ये है u, समझो, और इतना सा है 1/v, तो 1/u बहुत ज्यादा है ना? 1/u ज्यादा है तो u क्या होगा? कम है ना? यस और 1/v कम है तो तो v भी क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा। m बराबर होता है -v/u, तो v ज्यादा m कम, तो m ज्यादा। यस सर। नहीं आया समझ यार? यस सर, सर मतलब ये यार। ऐसे दिख रहा ना सर। सर हाँ बोलो। सर वस्तु रियल है तो माइनस में आएंगी, और इमेज भी वर्चुअल है तो ये हाँ प्लस में आएंगी। हाँ अपना सूत्र होता है माइनस का b अपॉन में माइनस का u, वो माइनस का b अपॉन में u, तो वस्तु तो माइनस से माइनस कट जाएगा और m पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, लेकिन अपन तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना यार, ये मॉड लगा है देख। अपन 0 से ज्यादा 0 से कम की बात नहीं कर रहे हैं, अपन 1 से ज्यादा 1 से कम की बात कर रहे हैं, वो भी उसका मैग्नीट्यूड। खैर, क्या तुम्हें याद क्या बोल रहा हूँ, क्या तुम्हें अच्छे समझ में आया क्या? जल्दी बोल, आना बोल। आ गया। इस पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा इस ग्राफ पे बेस्ड, तो उस पे कुछ सॉल्व करना, ठीक है, उस पे क्वेश्चंस को। चलो, और इसके आगे कुछ अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कैसा है समझो। ये है अपने पास अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल। इधर है अपने पास x एक्सिस एंड ये है अपने पास y एक्सिस। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से, एकदम गजब मचा के सुनना। ऑब्जेक्ट है -20,5 पे। कहाँ है ऑब्जेक्ट? 20,5 पे।
सब कुछ सेंटीमीटर में है, डिस्टेंस डिस्टेंस सब कुछ किस में है, सेंटीमीटर में, 20,5 पे। एंड इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का निर्देशांक ज्ञात करें। करो सॉल्व। प्रतिबिंब का निर्देशांक ज्ञात करें। ये देख लेना, निर्देशांक गलत लिख रहा हूं। निर्देशांक ज्ञात करें। प्रतिबिंब का निर्देशांक ज्ञात करें। -7, -7/4। ठीक है, देखते हैं। आंसर सही चाहिए अपने को तो। -60,9। अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई साहब। नहीं आया। ठीक है, करते हैं सॉल्व। -60, -15। ठीक है, देखो बहुत इजी है। मैं तुमसे कहूं कि वस्तु की दूरी ज्ञात करो तो कहोगे सर 20 है वस्तु की दूरी। तो अच्छा, क्या वस्तु की ऊंचाई 5 है क्या? देखो ध्यान से, सिंपल समझ में आता है। तो v बराबर क्या लिखेंगे बताओ? u, एक बार फिर रिपीट करूंगा, हमेशा ये वाला फॉर्मूला लिखना तुम, एक दो स्टेप की बचत होगी, ध्यान से, है ना। v बराबर uf डिवाइड बाई u माइनस एफ। u कितना बताओ? -20। फोकस कितना? -15, -20 और ये +15। तो यहाँ से ऊपर आएगा 300 और नीचे आएगा -5। तो इससे कैंसिल होकर 60 बचेगा। सही है। अच्छा 60 है तो 60 का क्या मतलब है? 60 का मतलब -60 है तो -60 का मतलब कि प्रतिबिंब कैसा है बताओ? रियल। तो इससे 60 सेंटीमीटर इधर जाओगे तुम तो 60 का मतलब बाय डिफॉल्ट इसका तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव ही होगा ना। समझ रहे हो बात को?
क्योंकि ये पॉइंट के यहाँ पे लाई कर रही है। अच्छा, अब अपन मैग्निफिकेशन देखेंगे तो m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू और एच आई बाई एच ओ। देखना, तो माइनस वी कितना 60 और -20 इक्वल्स टू एच आई मुझे नहीं पता, लेकिन एच ओ मुझे 5 पता है, इससे कैंसिल होगा 3, तो एच आई कितना आ गया -15 है ना, और -15 मतलब नीचे की तरफ, और इधर ये नीचे होता ही है, तो मैं कोऑर्डिनेट बाय डिफॉल्ट कह सकता हूँ कि -60 -15 होगा, सब कुछ सेंटीमीटर में। बोलो समझ में आया क्या? यस। सभी को आ गया क्या? शोएब, जतिन, यस बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये वस्तु सर को 1 मिलियन आने के बाद एच आई कैसे आया? एक मिनट एक कर। सर वस्तु अनंत और वक्रता के अनंत और फोकस बिंदु के बीच में है। अनंत और फोकस बिंदु के बीच में, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो आपने रूल लिखवाया था उससे तो रूल मैंने देख अच्छे से, मैंने ये नहीं लिखवाया था, मैंने ये लिखाया था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनेगी। यस सर। यस है ना, सर। तो वही तो है। 20 किधर लाई करेगा यार? सी और एस के बीच में तो लाई करेगा, सोचो। ओके सर, ओके, आगे आगे। सर ये जब 3 आया है -60 से -20 काटे, हाँ उसके हाँ, बाद एच आई कैसे आया सर? एच आई को देखना, इस 5 से इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, तो ये 15 आ गया, और ये माइनस वाला रख दिया बगल में। हाँ सर आ गया। एक क्वेश्चन और कराना है यार, जल्दी कर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, हो गया क्या? देखो, सेम ये कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरीके से है, और ये अपने पास दर्पण और वस्तु है यहाँ पे 20,7 पे। कहाँ पे है? 20,7 सब कुछ सेंटीमीटर में है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कितना ले ले यार, 10 सेंटीमीटर। इधर बनाओ, किधर बनाओ, नहीं पीछे बनाएगा, रुक जा। रेडियस ऑफ कर्वेचर लो तुम, कितना लो, 60 सेंटीमीटर। करो सॉल्व, कोऑर्डिनेट निकालो प्रतिबिंब की, इधर वाई एक्सिस इधर एक्स एक्सिस। प्रतिबिंब का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 60 सेंटीमीटर। -60, -2, ओके ठीक है, देखते हैं।
-2 में डाउट हो रहा है, एक बार देखो अच्छे से। कोऑर्डिनेट है 20 कॉमा माइनस मतलब 20,7 -60 कॉमा -21। रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है, ध्यान से देख लो। कोऑर्डिनेट अच्छे से लिखो। मुझे लगता है कि जो तुम y कोऑर्डिनेट लिख रहे हो वो नेगेटिव नहीं होगा। गुड। आज तो टाइम का पता ही नहीं लगा यार, कैसे बीत गया। चलो बहुत बढ़िया। किया सर। हाँ सबने सही किया है, बिल्कुल। चलो एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो v बराबर क्या लिखेंगे, uf डिवाइड बाई u माइनस एफ। u है कितना बताओ, -20। फोकस है कितना, -30। -20 प्लस 30, ऊपर से कितना आएगा 600 प्लस साइन के साथ, नीचे से आएगा 10। इसे कैंसिल होगा, 60 प्लस में आया। अरे यार, तो 60 प्लस में आने का क्या मतलब है कि प्रतिबिंब कहीं इस तरफ है। समझना, प्रतिबिंब किधर है, कहीं इस तरफ है। ठीक है, ये माइक म्यूट कर लो यार, किसी किसी बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। चलो तो यहाँ पे अपन सिंपल क्या करेंगे देखना। तो m बराबर -v बाई यू इक्वल्स टू hi बाई ho। तो -v, तो -v कितना होगा, -60, और -u है कितना, -20, और hi मुझे नहीं पता, और ho कितना, 7। क्यों, तो ऊपर है इसलिए मैं प्लस में लूंगा। ठीक है, इससे कैंसिल होगा, इससे कैंसिल होगा 3। तो hi बराबर कितना आएगा, 21। तो 21 प्लस है, मतलब इससे ऊपर होगा। समझ रहे हो बात को, इससे ऊपर होगा। मतलब सिंपल समझ में आता है कि इसका कोऑर्डिनेट होगा 60,21। एक बार देखो समझो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। -60 प्लस नहीं, -60,21 सेंटीमीटर।